दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेट परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सामान्य ज्ञान तथा करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है आपको बताना है। ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान या फिर म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्व में यानी पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो सही उत्तर है म्यांमार और बांग्लादेश से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पूरब में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, और उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के पड़ोसी दो द्वीपीय राष्ट्र जो हैं श्रीलंका और मालदीव हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। ऑप्शन है 10, 5, 9 और 7। तो सही उत्तर है 9, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके हफीजा, रऊफ, धूमल या फिर डांगी। तो सही उत्तर है डांगी। याद रखिएगा डांगी जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। हफीजा, रऊफ, धूमल, मांड, जशन, कुद आदि ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांगी जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। गणित, चिकित्सा, रसायन या फिर अर्थशास्त्र। तो सही उत्तर है गणित पर। दोस्तों आप जान लीजिए कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में सन 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ, और ये पुरस्कार प्रारंभ में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कंबोडिया, चीन, लाओस और फिलीपींस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चीन। दोस्तों ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका गठन 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर सहित कुल 5 सदस्यों के साथ हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस हैं। तो चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। कोच्चि, पटना, मदुरै या फिर प्रयागराज। तो उत्तर है मदुरै, ऑप्शन सी। दोस्तों भारत के मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ये शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे।
स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी। दोस्तों, लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था जो है कब? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्याविधिक और औपचारिकताएं दूर करने के साथ, या कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ? तो सही उत्तर है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। याद रखिएगा, जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के सत्ताग्रहण के बाद अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ था। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई थी और इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? आपको बताना है। बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, सहकारी खेती, अंतर्वृष्ट वृद्धि या ग्रामीण क्षेत्र का विकास? तो उत्तर है अंतर्वृष्ट वृद्धि, ऑप्शन सी। दोस्तों, जनवरी 2006 को एम.एस. स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद अब समावेशी या अंतर्वृष्ट हरित क्रांति, जिसको इंक्लूसिव ग्रीन रेवोल्यूशन कहा, इसकी बात कही और इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति के रूप में देखा, जिससे कि देश का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन वर्तमान स्तर से दोगुना हो सके। और आप जान लीजिए कि सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने 93वें विज्ञान कांग्रेस में द्वितीय हरित क्रांति की बात कही थी। इसको जो है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य समावेशी या अंतर्वृष्ट वृद्धि से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो उत्तर है भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगढ़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या राजीव कुमार? तो उत्तर है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और वर्तमान में आप जान लीजिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सरल रेखी गति, प्रक्षेप्य गति, अतिशयोक्तिपूर्ण गति या क्षैतिज गति? तो सही उत्तर क्या है? प्रक्षेप्य गति, ऑप्शन बी। दोस्तों, तोप द्वारा दागा गया गोला प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? सेप्टोमैक्सिलरी, डेंट्री, फीमर या स्टेपीज? तो कौन सी अस्थि स्तनधारियों में सबसे छोटी होती है आपको बताना है। तो उत्तर है स्टेपीज, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कान में उपस्थित अस्थि होती है जो स्टेपीज कही जाती है। ये अस्थि मनुष्यों तथा अन्य स्तनियों के मध्य कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करिए। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेराल। तो CBAD, देखिए CBAD ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, विटामिन ई का टेकोफेराल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कोलीकैल्सीफेराल है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है, आपको बताना है। तो उत्तर है कापर, टिन और जिंक। दोस्तों गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें 88% कापर यानी तांबा होता है, 8 से 10% टिन और 2 से 4% जिंक उपस्थित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार है? सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन या पोटेशियम? बताइए, आतिशबाजी में जो हरे रंग का प्रकाश होता है इसके उत्पादन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो उत्तर है बेरियम, ऑप्शन बी। दोस्तों आतिशबाजी और पटाखे आदि में हरे प्रकाश के लिए बेरियम के लवण बेरियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट का उपयोग पीला रंग, कॉपर क्लोराइड का उपयोग नीला रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध से संबंधित है। तो ये किसमें है? मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो सही उत्तर है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ये व्यवस्था है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रावधानित हैं और अनुच्छेद 24 इसके मध्य में, इसलिए ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों या श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल अधिकार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न भी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी अनुच्छेद 395 ही हैं और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। और संविधान में जो नए अनुच्छेद हैं उनके मूल अनुच्छेद के साथ क ख ग घ आदि के रूप में बढ़ाया गया है, इसलिए आज भी संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395वां अनुच्छेद है, लेकिन गणना की दृष्टि से उसकी संख्या 400 450 से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? कानूनी सुलह अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, न्याय अधिनियम का प्रशासन या पंचायत और सुलह अधिनियम? तो आपको बताना है कि जो लोक अदालतें हैं ये किसके अधीन बनाई गई हैं? तो सही उत्तर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। दोस्तों लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई हैं। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा यानी स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं किसमें? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लेकिन इसमें एक बात है कि यदि संघ और राज्य के कानूनों में कोई अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। अगला प्रश्न है, जय हिंद किसका नारा था? आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था जय हिंद। और आप जान लीजिए कि ये आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था और आज ये सारे देश का नारा हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो उत्तर है आपका JB कृपलानी।
दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता के समय आचार्य जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 से मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या वर्धा से? तो उत्तर है दांडी से, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल मार्च। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ ये पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 190 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी के नवसारी जिले में जो है गुजरात के नवसारी जिले में दांडी पहुँचे, जहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सही उत्तर है गांधी जी ने दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये ब्रिटिश कालीन जो अधिनियम और कानून थे उसमें से आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय और देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। और ये उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश और रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर और ली मेस्टर और जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे, ये नारा दोस्तों किसने दिया था? आप जानिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगत सिंह ने दिया था। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। तो अगर जो नारा किसने दिया तो भगत सिंह, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आप जानते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी लैप्स पॉलिसी को अपनाया था? कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, इसका समयकाल 1848 से 1856 था। इसके द्वारा व्यपगत नीति या हड़प नीति का सूत्रपात किया गया था। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेशों में सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? पंजाब, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है बिहार, ऑप्शन सी। दोस्तों जैन धर्म ग्रंथ के आधार पर भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य के कुंडग्राम में हुआ माना जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनको रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे
अनुश्रुत के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसको नवरत्न कहा गया है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी कवियों में प्रमुख थे और आर्यभट्ट गुप्त शासनकाल के महान गणितज्ञ थे। उन्हें भी चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें सूची 1 में भवन और सूची 2 में निर्माणकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुल्तानगढ़ी, ये इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद खिज्र खां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो 3 4 1 2, यहाँ पर देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छत पर वर्षा जल संचय करने वाला पहला भारतीय राज्य, ये ऑप्शन देखिए तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और असम में से कौन सा राज्य है? तो उत्तर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि छत पर वर्षा जल संचय करने वाला जो हमारा राज्य है वो तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक घर की छत पर वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जो है तमिलनाडु में अनिवार्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? ऑप्शन है अधिक प्रकाश पड़ता है, वर्षा कम होती है, कम प्रकाश पड़ता है या अधिक वर्षा होती है। तो सही उत्तर है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी है क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है और इसको सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पर सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इसको सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? चांगला दर्रा, अग्गिहल दर्रा, लानकाला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। तो उत्तर बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी। दोस्तों बनिहाल दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। ये दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है कजाकिस्तान, कनाडा, इसराइल या ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जो 5 शीर्ष उत्पादक देश हैं उनको याद रखिए, कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। ये 2022 में यूरेनियम के 5 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से या भारतीय विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। तो उत्तर है भारतीय विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। दोस्तों आप जान लीजिए हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों ICAR जिसको इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न आपका राज्य और उनकी राजधानियों का मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है, ओडिशा की भुवनेश्वर, तेलंगाना की हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन,
चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो और मोरक्को की रबात है। तो सही मिलान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 आपका सही मिलान हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण खंड करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को, जो आगामी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो सही उत्तर है 126, 126वां स्थान। याद रखिएगा दोस्तों, जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? रीवा, नई दिल्ली, शहडोल या रायपुर? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद से, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। ये मिशन देश के 17 उच्च जोखिम वाले राज्यों के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर तमिलनाडु है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर, नैनीताल, नोएडा या फिर हरिद्वार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। दोस्तों, याद रखिएगा भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया है। इस पार्क का नाम भी याद रखिएगा, वेद वन पार्क। देखिए, वेद वन पार्क रखा गया है, वेद वन पार्क रखा गया है और ये वैदिक थीम वाला पार्क है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है? तो सही उत्तर है 200 यूनिट, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? आपको बताना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत या नेपाल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ऑप्शन ए। दोस्तों, 14 जून 2023 को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहां आयोजित हुआ? लखनऊ, वाराणसी, आगरा या ग्रेटर नोएडा में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, ये जो है कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। कब? तो ये 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया है और ये जब प्रश्न पूछा गया था तो ये पूछ लिया था कहाँ आयोजित होगा। तो आप जान लीजिए 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया
एक्सपो मार्ट और मार्ट जो है सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? पेंटागन, सूरत, न्यूयॉर्क या पेरिस में? तो उत्तर है सूरत में, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर गुजरात के सूरत में बनाया गया है। इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स है। इसे हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अमेरिकी सुरक्षा विभाग का पेंटागन कार्यालय था, अब हो गया है सूरत। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों का ये 9वां प्रश्न है। जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? मेरी एन गोम्स, अर्पिता मुखर्जी, पद्मिनी राउत या शक्ति कुलकर्णी ने? तो उत्तर है पद्मिनी राउत, ऑप्शन सी। दोस्तों 10 जुलाई 2023 को अहमदाबाद गुजरात में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब पद्मिनी राउत ने जीता है। इसमें मैरी एन गोम्स दूसरे स्थान पर रही थी। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक LNOS प्राप्त हुई है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल? तो सही उत्तर है इजराइल, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, अगस्त 2023 में भारत को इजराइल से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है और इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों पर तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी ट्रिपल SC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का पोर्शन है वो आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा पेट परीक्षा के जो अन्य खंड हैं, सामान्य गणित, तर्क शक्ति, हिंदी कम्प्रीहेंसन, इंग्लिश कम्प्रीहेंसन, ये सब भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। हमने सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट दिया है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।